टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पिछले वर्षों में रिपीटेड जीके के ऐसे प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर दोलन होता है और उसमें प्रति सेकंड दोलनों की संख्या पूछा जाए तो प्रति सेकंड हर एक सेकंड जो दोलनों की संख्या है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलेंगे आवृत्ति। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उसे कहते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति का यसाई मात्रक क्या होता है? जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए आवृत्ति का यसाई मात्रक बताइए, तो आवृत्ति का यसाई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? आवृत्ति का यसाई मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आवृत्ति का यसाई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट यसाई मात्रक मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अगर पूछा जाए ताप का यसाई मात्रक, तो याद रखना है ताप का यसाई मात्रक होता है केल्विन। क्या फ्रेंड्स? ताप का यसाई मात्रक होता है केल्विन। ऐसे ही पूछ लिया जाए विद्युत धारा का यसाई मात्रक, विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब होगा विद्युत धारा का यसाई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ऐसे ही अगर विद्युत विभव का एसआई मात्रक पूछा जाए तो वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक याद रखना है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। क्या फ्रेंड्स? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है। तो याद रखिएगा, जो जैन धर्म के प्रमुख होते हैं उन्हें कहा जाता है तीर्थकर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तीर्थकर कहा जाता है। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। और सबसे अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा महावीर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महावीर जो है जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऋषभदेव। अगर पूछा जाए जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अगर 1857 की बात किया जाए तो इसमें से 1857 में क्या हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, भारत का फर्स्ट प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा, ये स्टार्ट हुआ था सन 1857 में। और 1857 का जब विद्रोह का नेतृत्व है लखनऊ से किसने किया था? तो याद रखिएगा, लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये कहाँ से थी? लखनऊ से थी। ठीक है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा मंगल पांडे को याद रखना है। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना 1857 के विद्रोह में बलिदान दिया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का कारण था चर्बी वाले कारतूस का यूज होना। ठीक है, जो कारतूस यूज होता था उसमें चर्बी का यूज किया जाता था, सुअर के मांस वगैरह का। ठीक है, यही कारण था कि 1857 की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? ये झांसी थी। ठीक है, अगला, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी भी तत्व की एलिमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो याद रखिएगा, अणु जो है, अणु ना होकर परमाणु। क्या फ्रेंड्स? परमाणु जो है सबसे छोटी यूनिट होती है। किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जवाब होगा परमाणु। जो एटम होता है, ये एटम मतलब होता है
जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो परमाणु होती है, और कई सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, तो अणु बनाते हैं। ठीक है, समस्थानिक के बारे में अगर बात किया जाए तो समस्थानिक जिनके ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, क्या परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक अगर समान होगा और परमाणु भार अलग अलग होगा तो उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, और समभारिक में परमाणु भार समान होता है जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना है। और अगर पूछा जाए आपसे कि हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछ लिया जाए तो प्रोटियम, क्या, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हाइड्रोजन का संकेत है H। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हाइड्रोजन की खोज पूछ लिया जाए तो किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, याद रखना है। अगला पॉइंट्स, कोयल और सांख नदियों का संगम, नदियाँ जहाँ पे आपस में मिलती हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संगम कहा जाता है। कोयल और सांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, कोयल और सांख नदियों के संगम को ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। कोयल और सांख नदियाँ जहाँ पे आपस में मिलती हैं तो उस नदी का नाम पड़ जाता है ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी से हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए उड़ीसा का शोक, क्या फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उड़ीसा का शोक अगर पूछ लिया जाए कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हमारा जवाब होगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बंगाल का शोक पूछ लिया जाए तो बंगाल का शोक अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, बंगाल का शोक कौन सी नदी होता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, दामोदर नदी पर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बांध याद आ रहा है, उसको भी याद रखना है। दामोदर नदी पर जायकवाड़ी बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी पर कौन सा बांध बना है, तो जायकवाड़ी बांध, ये किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा जो जायकवाड़ी बांध है ये दामोदर नदी पर बना है, याद रखना है। ठीक है, अभी उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, और अगर पूछा जाए बिहार का शोक तो याद रखिएगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार की बात आई है तो बिहार में एक चित्रकला फेमस है मधुबनी। ये मधुबनी का किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा मधुबनी का संबंध ये बिहार से है। मधुबनी किससे संबंधित है, तो बिहार से ही संबंधित है, याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तो याद रखिएगा उसमें जजों की संख्या थी 8, सिर्फ 8 जज थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो भारतीय संविधान में 124 फर्स्ट, कौन सा आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल फर्स्ट 124 फर्स्ट नंबर, ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या तो 6 वर्ष या तो उनकी आयु जो है 65 वर्ष पूरी हो जाए, जो भी पूरा हो जाएगा पहले तो ये उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो आपका जवाब होगा जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये बीजी खरे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है जो बीजी खरे थे ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन फ्रेंड्स, बीजी खरे, याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली चीज़, सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में 8 जज हुआ करते थे। ठीक है, अगर अभी पूछा जाए कि वर्तमान में जज कितने हैं, तो 34 जज हैं पूरे टोटल, जिसमें से 33 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अभी याद आ रहा होगा NB रमन्ना, कौन, NB रमन्ना जो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन,
मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल शहर कई बार पूछा गया है। तो मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल शहर ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके फ्रेंड्स? मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट शहर बताता हूँ, तो याद रखिएगा ये कहाँ बसे हुए हैं। अगर पूछा जाए पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जवाब होगा पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके फ्रेंड्स? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए लंदन किस, जो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, या कई बार इसका नाम टेम्स भी रहता है, तो टेम्स या थेम्स, ठीक है। ये लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला, झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? जलोढ़ सोना झारखंड की कौन सी नदी है जिसमें जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। अच्छा, स्वर्ण रेखा नदी ये झारखंड में बहती है, पहली बात याद रखना है। और स्वर्ण रेखा नदी में एक इम्पॉर्टेंट जलप्रपात भी बना है, हुंडरू जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि मैं बता नहीं सकता। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना है झारखंड में। इसी में जलोढ़ सोना भी पाया जाता है, ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? जलप्रपात की बात आई है तो चलिए कुछ इस अच्छे से जान ही लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर बना है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर बना है, याद रखना है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। अगर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात अगर पूछ लिया जाए, भारत का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये कहाँ बना है, किस नदी पर बना है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर बना है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर बना है, कर्नाटक में। ठीक है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? दक्षिणावर्त का मतलब होता है फ्रेंड्स क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पहले इतना समझ लेना है कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा में, जिस तरफ से घड़ी घूमती है। ठीक है, मान लीजिए ये घड़ी है, जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा वरुण। क्या? वरुण। ये यूरेनस जो है, वरुण, यूरेनस मतलब अरुण होता है, अरुण, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो अरुण एंड वरुण, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अरुण और वरुण दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो यूरेनस जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो याद रखिएगा यूरेनस, जो अरुण है ये दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अगर पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारा जवाब होगा सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। अगर बृहस्पति के बारे में पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा बृहस्पति। ये बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर शनि के बारे में पूछ लिया जाए तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो याद रखिएगा हमारा जवाब होगा सबसे ज़्यादा उपग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है ये किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। ठीक है, बृहस्पति के बारे में और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड।
जो गैनीमेड है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और शनि के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि का फेमस उपग्रह है टाइटन, कई बार पूछा गया है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए मंगल ग्रह के बारे में तो याद रखना है, मंगल ग्रह से हमें क्या याद रखना है, पहली बात मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके दो फेमस उपग्रह हैं, याद रखना है, उनका नाम है फोबोस एंड डिमोस, ठीक है, फोबोस एंड डिमोस, ठीक है, फोबोस एंड डिमोस ये मंगल ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने अच्छे से बताया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसकी पहली हड़ताल कौन सी थी जो मिलकर की गई थी सामूहिक हड़ताल, तो याद रखिएगा जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल थी, ठीक है, जो भारतीय जनता द्वारा की गई थी। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो है 13 अप्रैल 1919 को आया था। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट जो है 13 अप्रैल 1919 में आया था। 13 अप्रैल जो है 1919 में आया था। और रॉलेट सत्याग्रह इसे और कुछ नाम से भी जाना जाता है, ना कोई अपील ना कोई दलील, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, ना कोई अपील, कोई भी अपील नहीं, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, इस नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड्स, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखना है 13 अप्रैल सन 1919 को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा जवाब होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने की थी। ये क्या होता है, एक कोशिकांग होता है और ये आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी। अगर राइबोसोम पूछ लिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम को फ्रेंड्स प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री अगर पूछ लिया जाए तो हमारा जवाब होगा प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर हमारे राइबोसोम, अब कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोशिकांग होते हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो लाइसोसोम होते हैं ये सारे के सारे कोशिकांग होते हैं। और अगर कोशिका के अंग होते हैं, और कोशिका ये जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो ये कोशिका होती है। और कोशिका की खोज सन 1665 में, कब फ्रेंड्स, 1665 में किसने किया था, कई बार पूछा गया है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, कोशिका के अंदर सेंट्रियोरस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखना है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम, इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा डी डुबे ने इसकी खोज की थी, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री अगर पूछ लिया जाए तो हमारा जवाब होगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोशिका के बारे में अगर पूछा जाए, इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। हर एक पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, और धौलाधर, ये पश्चिमी घाट के दोनों पर्वत श्रेणी हैं। इन पर्वतमालाओं, ये जो पर्वतमालाएं हैं ये किसका हिस्सा है, ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा निम्न हिमालय क्षेत्र, कौन सा, निम्न हिमालय क्षेत्र। हिमालय भी कई सारे पार्ट में टूटा हुआ है, पार हिमालय क्षेत्र, शिवालिक, उच्च हिमालय क्षेत्र। तो याद रखिएगा जो पश्चिमी घाट है ये निम्न हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट का निम्न हिमालय क्षेत्र, इसी में पाया जाता है पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी, ठीक है।
निम्न हिमालय क्षेत्र, या कई बार इसका नाम देखा गया है मध्य हिमालय क्षेत्र। तो मध्य हिमालय क्षेत्र अगर पूछा जाए तो मध्य हिमालय आंसर होगा, और निम्न हिमालय दोनों एक ही चीज़ हैं। तो पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं ये निम्न हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालय वाले रीजन में पाई जाती हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए अगर हिमालय की बात आई है तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तो हिमालय का निर्माण जो है टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। कौन से सागर के निक्षेप से? टेथिस सागर, याद रखना है। टेथिस सागर के निक्षेप से हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी है इसका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या? 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में हिमालय पर्वत बहुत फैली है और नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तिब्बत का जो पठार चाइना के बॉर्डर में सटा हुआ है, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। क्या फ्रेंड्स? तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और नेपाल में इसका नाम है सागर माथा, याद रखना है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी फसल रोक कर नहीं फ्रेंड्स, रोप कर, ठीक है, रोप कर उगाई जाती है, याद रखना है। ठीक है, तो चाय हो, काफ़ी, काजू, ये सारे फसल जो हैं उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर होगा। उपरोक्त सभी फसल इन्हें रोप कर उगाया जाता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि पहले इसके रोपण होता है एक जगह से दूसरे जगह, फिर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे धान का फसल आपने देखा होगा, पहले उसकी रोपाई होती है, इसके बाद उस फसल को दूसरे जगह खेत में ले जाकर लगा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही चाय, काफ़ी और काजू, इन तीनों फसल जो हैं रोप कर उगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चाय की बात किया जाए तो चाय जो है सबसे ज़्यादा असम में होता है। असम चाय के लिए फेमस है। ठीक है, असम की चाय, ठीक है, याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए केरल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्यों केरल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? केरल की अगर बात करें तो इसे मसालों का उद्यान भी कहा जाता है। केरल की अगर बात करें तो केरल को मसालों का उद्यान कहा जाता है। जितने भी मसाले होते हैं फ्रेंड्स, जितने भी मसाले होते हैं ज़्यादातर केरल में ही उगाए जाते हैं। तो मसालों का उद्यान किसे कहा जाता है? तो हमारा जवाब होगा केरल को जो है मसालों का उद्यान कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, केरल की राजधानी अगर पूछा जाए तो तिरुवनंतपुरम है। और केरल के बारे में अगर कहा जाए तो केरल की साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा किसकी है? तो याद रखिएगा केरल की साक्षरता जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। लगभग 94% इसकी साक्षरता है केरल की। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? जो समानता के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इससे संबंधित प्रतिबंध भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा समानता का अधिकार। भारतीय संविधान की अगर बात करें, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये 23 और 24, अनुच्छेद 23 से 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए, अब बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है किसी भी तरह। अगर मौलिक अधिकार की बात करें फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जो ह्यूमन राइट है ये भारतीय संविधान के किस भाग में आता है? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें, ह्यूमन राइट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ह्यूमन राइट जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए, संविधान का
मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो मौलिक अधिकार हैं इसे कहाँ से लिया गया है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य को जो है हमें रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है, और मौलिक कर्तव्य जो है, ड्यूटी जो है, ये रूस के संविधान से लिया है। अगर पूछा जाए संविधान के जो मौलिक अधिकार थे, ये भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार। अभी कितने हैं? तो मूल संविधान में 7 थे, अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखिएगा, अभी हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक और मौलिक अधिकार फिर कहाँ गया? तो याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था फ्रेंड्स, कौन सा फ्रेंड्स? संपत्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार अभी हाल ही में हटाया गया है कुछ दिनों पहले। तो संपत्ति का अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा संविधान संशोधन फ्रेंड्स? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया? ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया फ्रेंड्स? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसे संविधान के आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ठीक है, इसे विधिक अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया। कौन से फ्रेंड्स? आर्टिकल 300A में, याद रखना है। तो मूल संविधान में अगर अधिकार, मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए तो कितने थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? अगर राष्ट्रपति को, जो भारत का, ये राष्ट्रपति के बारे में हमें पता है कि अगर आपकी उम्र, पहला चीज़ आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरी चीज़ आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्या कम से कम 35 वर्ष के होंगे तभी भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, अगर उसे विचार विमर्श या परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श लेता है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है संविधान के आर्टिकल 143 में, 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि उसे आवश्यकता पड़ने पर वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, कि निर्वाचन कैसे किया जाएगा राष्ट्रपति का। और क्या याद रखना है? आर्टिकल 61 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, अगर राष्ट्रपति कानून के नियमों के खिलाफ काम करता है, कानून के नियमों की अवहेलना करता है, तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले हमें क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी जानकारी देनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आर्टिकल 61 के पास जाना पड़ेगा, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। तो अगर पूछा जाए आर्टिकल 72 किसके रिलेटेड है? तो आर्टिकल 72 जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति अगर चाहे किसी व्यक्ति को क्षमादान भी दे सकता है, उसकी
जो भी सजा है उसको घटा सकता है। तो क्षमादान की शक्ति जो है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को मिली है। और अगर पूछा जाए अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 123 याद रखना है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति इसके अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कब किया जाता है फ्रेंड्स? जब किसी राज्य का जो है शासन व्यवस्था अच्छे से ना चल रहा हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति इसके लिए क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा हमने क्या क्या डिस्कस किया कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और राष्ट्रपति के पदों का उल्लेख कहाँ है? तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। निर्वाचन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में। महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। सारे पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है? आर्टिकल 143 के तहत। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, अगर राष्ट्रकूट वंश की बात आई है तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन था? तो जो दंती दुर्ग था, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कौन? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, दंती दुर्ग का जो उत्तराधिकारी हुआ करता था कृष्ण प्रथम। आपने सुना ही होगा कृष्ण प्रथम का नाम शायद, अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी हुआ करता था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, एलोरा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था, जो कि दंत दुर्ग का ही उत्तराधिकारी हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।